नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। हाजिर हैं आज की कक्षा को लेकर के। आज की कक्षा में हम लोग भूमि निम्नीकरण की स्थिति, भूमि निम्नीकरण के कारण, भूमि संरक्षण, मृदा, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण है क्या? भूमि निम्नीकरण से आशय भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी होने से है। अब भूमि निम्नीकरण की स्थिति, भारत में भूमि निम्नीकरण की स्थिति है क्या? भारत में लगभग 13 करोड़, कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि भू निम्नीकरण के अंतर्गत है, यानी कि लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि की गुणवत्ता में कमी हो रही है। अगर इस 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि को प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए कि कितनी भूमि किस कारक से निम्नीकृत हो रही है, प्रभावित हो रही है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो 28% भूमि जो है वह वनों के अंतर्गत है। 56% भूमि जल अपरदित है। शेष 16% भूमि अन्य कारकों से प्रभावित हो रही है। अब आगे हम देखते हैं कि भूमि का निम्नीकरण या भूमि की गुणवत्ता में कमी किन किन कारकों से होती है, या भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या हैं। तो भूमि निम्नीकरण के कई कारण हैं, आइए देखते हैं। जिसमें से कुछ पॉइंटें हैं, कुछ कारण हैं। इसमें नंबर 1 है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल का विस्तार होना। आज वर्षा में कमी होने से या जल के अनुचित विदोहन से मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है। दूसरा है कृषि कार्यों में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग। कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग, इससे भूमि की गुणवत्ता में कमी कैसे होता है? देखिए, हम कृषि कार्य करते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की चाह में अधिक से अधिक मात्रा में कीटनाशकों और उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, जिससे भूमि में, मृदा में ये कीटनाशकों एवं उर्वरकों के अंश रह जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषित हो रही है। अगला पॉइंट है वनों का विनाश। नंबर 3, वनों का विनाश। वनों के विनाश से कैसे मृदा भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है? देखिए, आज वन दिनों दिन सीमित होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। वन करते क्या है? वन भूमि को, मृदा को कटने से बचाते हैं। अगर वनों का विनाश हो जाता है तो भूमि का कटाव या मृदा का कटाव तेजी से होने लगता है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 4, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई, देखिए
कृषि कार्यों में जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है वहाँ पर, या वर्षा सीजनली होती है, वहाँ पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम सिंचाई का कार्य करते हैं। और सिंचाई करने से चूँकि जल के साथ लौड़ और क्षार भी घुले रहते हैं, बार बार सिंचाई करने से ये लौड़ और क्षार भूमि पर एकत्र हो जाते हैं, जिससे भूमि लौड़ीय व क्षारीय हो जाती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती जाती है। ये समस्या खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट है नंबर 5, औद्योगिक अपशिष्टों का। औद्योगिक अपशिष्टों का खुले में छोड़ना। देखिए, कंपनियों फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्टों को, कूड़े कचरे को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिसमें तमाम प्रकार के केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, जो भूमि पर पड़े रहते हैं या भूमि में मिल जाते हैं, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 6, उद्योगों से निकलने वाले अशोधित जल को भूमि पर डालना या छोड़ना। आप देखते होंगे कि आजकल कंपनियों फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे जल को या तो भूमि पर खुले में छोड़ दिया जाता है या ऐसे ला करके डाल दिया जाता है बिना शोधित किए हुए, जिससे उसमें जो केमिकल रसायन मिले होते हैं वो भूमि पर पड़े रह जाते हैं और भूमि को प्रदूषित करते हैं, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। ये कुछ पॉइंटें रही या कुछ कारण रहे भूमि के निम्नीकरण के। अब आइए देखते हैं अगला कि भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है या भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। अब देखिए, चूंकि कारण हम जान चुके हैं तो भूमि संरक्षण के उपाय को जानना आसान है। करना क्या है हमको कि जब हम कमी जान चुके हैं कि इन कमियों से, इन वजहों से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो हम उन कमियों को सुधार लें। जैसे मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है तो हम प्रयास करें कि मरुस्थलीकरण का विस्तार ना हो। जैसे जल का अधिक से अधिक दोहन ना किया जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। अगला पॉइंट जैसे है, अगला कारण जो है वह है कृषि कार्यों में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग करना। इसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो हम क्या करें? भूमि संरक्षण के लिए कृषि कार्यों में कीटनाशकों एवं उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग ना किया जाए, उचित मात्रा में ही प्रयोग किया जाए या कम से कम मात्रा में प्रयोग किया जाए, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित ना हो और भूमि की गुणवत्ता भी बनी रहे। अगला जो कारण है वनों का विनाश। वनों के विनाश से भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। तो हम क्या करें? वनों के विनाश को रोकें और वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। अगला जो पॉइंट है
वह है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई करने से होता क्या है, एक तो मृदा में या भूमि में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं। बार बार सिंचाई करने से वो तत्व घुल करके या तो उस स्थान से, उस भूमि से बह करके अन्यत्र चले जाते हैं या जमीन के नीचे या भूमि के नीचे चले जाते हैं। और दूसरा, सिंचाई में हम नहरों, नदियों, तालाबों आदि के जल का भी प्रयोग करते हैं। इन जल में लवण और क्षार की मात्रा पाई जाती है। बार बार सिंचाई करने से ये लवण और क्षार जो है भूमि पर एकत्र हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम करें क्या? इन सब से बचने के लिए हम उचित मात्रा में ही या पर्याप्त मात्रा में ही सिंचाई करें, अधिक से अधिक सिंचाई ना करें। हम देखते होंगे कभी कभी किसान फसलों को पानी की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर भी वो सिंचाई कर देते हैं। तो भूमि निम्नीकरण या भूमि की गुणवत्ता को सुधारने के लिए या उसमें कमी आने को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में या उचित मात्रा में ही सिंचाई करें। अगला जो कारण हमारा था वह था औद्योगिक अपशिष्टों का खुले में छोड़ना। हम देखते होंगे तमाम कंपनियां, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तमाम प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। वस्तुओं को बनाने में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, तमाम प्रकार के केमिकल रसायन का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को बनाने से तमाम प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं और इन अपशिष्टों को कंपनियां, फैक्ट्रियां खुले में भूमि पर ला करके डाल देती हैं, जिससे ये अपशिष्ट भूमि को प्रदूषित करते हैं। तो इससे निपटने के लिए हमको अपशिष्टों का शोधन किया जाए या अपशिष्टों को खुले में ना छोड़ा जाए। अगला जो पॉइंट है कि उद्योगों से या कंपनियों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे जल को भूमि पर डालना या छोड़ना, यानी इससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इससे बचने के लिए जो कंपनियों, फैक्ट्रियों का गंदा जल निकल रहा है, अशोधित जल निकल रहा है, उसको शोधित करने के बाद या उसमें जो हानिकारक तत्व हैं, केमिकल है, रसायन है, उनको निकालने के बाद ही भूमि पर छोड़ा या डाला जाए। ये रहा, ये कुछ उपाय रहे भूमि संरक्षण के। अब अगला हेडिंग हमारा है मृदा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी अभी तो भूमि के बारे में बता रहे थे, अब मृदा के बारे में क्यों बताया जा रहा है, जबकि भूमि और मृदा एक ही है? पर ऐसा नहीं है, भूमि और मृदा में अंतर है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं भूमि किसे कहते हैं और मृदा किसे कहते हैं। हालांकि भूमि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, भूमि किसे कहते हैं। धरातल के, पृथ्वी के ऊपरी सतह को भूमि कहा जाता है, जबकि मृदा किसे कहा जाता है? भूमि के उस भाग को जहां से पौधे अपने विकास के लिए पोषक तत्वों, जल आदि को प्राप्त करके अपना विकास करते हैं, उस भाग को मृदा कहा जाता है। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इससे हमारी ढेर सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। क्योंकि मृदा से होता क्या है? मृदा से पेड़ पौधे वनस्पतियों का विकास होता है, और पेड़ पौधे वनस्पतियों से हमारी किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वनस्पतियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और मृदा का निर्माण होता रहता है। इसलिए मृदा को महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। मृदा के निर्माण में काफी लंबा समय लगता है। कुछ सेंटीमीटर मोटी मृदा का निर्माण होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। किसी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा या किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, यह मृदा निर्माण के कारकों पर निर्भर करता है। मृदा निर्माण के कुछ कारक हैं, जैसे हम एडिट कर सकते हैं मृदा निर्माण के कारक।
मृदा निर्माण के कारक, यानी कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे आप देखते होंगे, अभी आगे मृदा का अध्ययन करेंगे, मृदा कितने प्रकार की होती है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि जलोढ़, किसी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, किसी क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, किसी क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है? उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ कारक है जो ये निश्चित करते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि मृदा निर्माण के कारक क्या है, या मृदा किसका प्रतिफल होती है। तो मृदा उच्चावच, मृदा उच्चावच, जलवायु, पैतृक शैल, उच्चावच, जलवायु, पैतृक शैल, जीवों एवं समय का प्रतिफल होती है। यानी किसी क्षेत्र का उच्चावच कैसा है, जलवायु कैसी है, और उस क्षेत्र में जिनसे मृदा का निर्माण होना है वो चट्टान कैसी है, और उस क्षेत्र में किस प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं, और कितना समय पहले मृदा का निर्माण शुरू हुआ। अब आगे है मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, भारत की मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पे? मृदा की संरचना, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया आदि के आधार पर। नंबर 1, जलोढ़ मृदा, नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा, नंबर 3 लेटेराइट मृदा, नंबर 4 लाल एवं पीली मृदा, नंबर 5 पर्वतीय, पर्वतीय या वन मृदा, और नंबर 6 मरुस्थलीय मृदा। तो भारत में पाई जाने वाली मृदा को इन 6 भागों में बांटा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग मृदा के प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कौन सी मृदा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी मृदा की क्या विशेषता है, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग कल की वीडियो में करेंगे।